Yes, good evening, all of you. Good evening, and wish you a very, very, very happy new year. आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे, आपकी सारी विशेस पूरी हो, जो भी आपने करियर को लेकर प्लान किया है उसमें आप आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को जावा में क्या करना है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके ओके फाइन। सो आप लोगों को ये दिख रही है स्क्रीन, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है इनिशियलाइजेशन ब्लॉक? तो एक बार थोड़ा सा ये क्लासेस की कोडिंग पे आ जाते हैं। ये हम लोग कोड बना रहे थे। ओके, ये किसका कोड बनाया था हमने? ये शायद हमने कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे, शायद ये उसका कोड था। बट आई थिंक ये कोड मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो अभी मैं इस कोड को हटा देता हूँ। ये अच्छा, ये असाइनमेंट 7 है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, नई फाइल बना लेते हैं। नहीं, नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे कोड को हटा देते हैं। तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, समझ में आ गया था? कंस्ट्रक्टर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके ठीक है। एक कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है। ओके चलिए, अब हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, तो हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है, सबसे पहले तो हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले तो आप मुझे याद दिलाइए कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। कोई भी हम क्लास बनाएंगे उसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे, राइट? तो कोई क्लास बताइए, क्या क्लास बना लें हम लोग? कोई भी क्लास। कोई भी क्लास बता सकते हैं, जैसे कि बॉक्स नाम की क्लास बनाते हैं एक क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने एक क्लास बनाई बॉक्स नाम से, ठीक है ना? ये और ये बॉक्स क्लास की बॉडी। ओके, अब इस बॉक्स क्लास के अंदर मैंने बनाए हैं प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट इंट लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, 3 मैंने मेंबर वेरिएबल्स बना लिए। अच्छा, इन मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए मैं तीनों की वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं, पब्लिक वॉइड शो डायमेंशंस, ऐसा एक फंक्शन बनाता हूं और इसमें लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर हम लिखते हैं लेंथ इक्वल्स टू, और कंकैटिनेट कर देते हैं लेंथ वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने 2 और स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं। यहाँ पे हाइट की वैल्यू, यहाँ पर ब्रेड्थ की वैल्यू, मैसेज में भी चेंजेस कर दो, यहाँ पर लिख दो ब्रेड्थ, यहाँ पे लिख दो हाइट। ठीक है, ओके। अभी इस कमेंट को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना? ये कमेंट कर देता हूँ मैं, ये भी कमेंट कर देता हूँ।
चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैंने बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कैसे बनाऊंगा बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट? बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? न्यू लगा के। मैं अगर लिख रहा हूं बॉक्स B1, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या B1 ऑब्जेक्ट है? नहीं नहीं, B1 ऑब्जेक्ट नहीं है। B1 क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है। गुड। अभी यहां पर मैं लिखता हूं न्यू बॉक्स, इस तरीके से बन गया बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, मैं अगर इस स्टेज पे लिखता हूं B1 डॉट शो डायमेंशंस, क्या प्रिंट होगा? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की क्या वैल्यूज प्रिंट होगी? 0 0 0 प्रिंट होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सभी लोगों को याद है कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं? कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं स्कोप के आधार पे? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। बिल्कुल सही। लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ब्लैंक होते हैं वो, उनमें कोई वैल्यू नहीं होती, ब्लैंक। और उस वेरिएबल को आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक उसमें वैल्यू असाइन ना कर दें, वरना एरर आएगी, सिंटेक्स एरर। स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है? 0 होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप। वो वैल्यू टाइप वेरिएबल है या नलेबल टाइप वेरिएबल है। ठीक है। तो अगर नलेबल टाइप वेरिएबल होगा, यानी कोई रेफरेंस वेरिएबल होगा, तो उसमें नल होगा। और प्रिमिटिव टाइप का कोई वेरिएबल होगा तो उसमें 0 या 0.0 डिपेंडिंग ऑन द टाइप होगा। तो फिलहाल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कैसे वेरिएबल है? स्कोप के आधार पे ये कैसे वेरिएबल है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट स्कोप के आधार पे कैसे वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। सिद्धांत लोकल नहीं है बेटा, लोकल होते हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर बने वेरिएबल्स, है ना। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बॉक्स क्लास के अंदर मैंने बनाए हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू और स्टैटिक वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक नहीं होती है, बल्कि 0 होती है या नल होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। ठीक। तो इसीलिए लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट में मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी है, पर उसमें 0 है। तो जब मैं शो डायमेंशंस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो वो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो उसे क्या प्रिंट करना चाहिए? उसे प्रिंट करना चाहिए लेंथ की वैल्यू 0, ब्रेड्थ की वैल्यू 0, ठीक है, हाइट की वैल्यू 0। तो एक बार रन कर लेते हैं इसको। हाँ, तो क्या हो रहा है इसमें? क्या एरर आ रही है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये कहाँ की एरर है भाई? A8.java, ये क्यों चल रहा है? ये क्यों चल रहा है? मैंने तो 8 को चलाया ही नहीं है। मैंने A8, अच्छा मुझे बिल्ड करना पड़ेगा दोबारा, रीबिल्ड प्रोजेक्ट, और मैं फिर रन करूं इसको। हाँ, वाई सेम एरर? अच्छा, A8 में कुछ एरर है इसलिए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर A8 भी है ना? A8 में क्या प्रॉब्लम है भाई? ओके, स्टैटिक बनाया तो उसमें दिस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस, यहाँ पे कुछ कर दो, टीवी। ओके,
आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, अभी बिल्कुल सही है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की वैल्यू 0 0 0 दिख रही है यहां पर। यस, क्लियर हुआ सभी को? तीनों की वैल्यू 0 दिख रही है और ऐसा ही एक्सपेक्टेड भी था। बट मैं ये चाहता हूं कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकूं, 0 0 0 ना रहे। तो आई वॉन्ट टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, I want to initialize instance variables length, breadth and height. तो मैं चाहता हूं कि लेंथ की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 ना रहे। तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो यही बात मैं सबसे पहले आपसे करना चाहता हूं, वेज टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो मैं यहां पर चाहता था कि यहां पर लेंथ की वैल्यू 0 ना रहे, लेट से 5 हो जाए। ब्रेड्थ की वैल्यू 0 ना रहे, 5 हो जाए। हाइट की वैल्यू 0 ना रहे, 5 हो जाए। तो ऐसा करने के मल्टीपल वेज हैं जावा में। ठीक है, मल्टीपल वेज है जावा में। एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं एक फंक्शन बनाऊं, जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं एक फंक्शन, पब्लिक वॉइड सेट डायमेंशंस, और इसके अंदर मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूं, एल, बी, एच। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं लेंथ, जिसमें एल की वैल्यू रख दूं, ब्रेड्थ जिसमें बी की वैल्यू रख दूं, हाइट जिसमें एच की वैल्यू रख दूं। ठीक है, अब इस तरीके में प्रॉब्लम यह है, वैसे तरीका सही है, अच्छा है, लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट करके इस फंक्शन को कॉल करूं। यानी मैंने लिखा b1 डॉट सेट डायमेंशंस, और फिर मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूं, जैसे मैंने 5 5 5 तीनों की वैल्यू रखना चाहे। यस, ऐसा किया जा सकता है। जैसे मैं इसको रन करूं, अब हम देख रहे हैं कि इधर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की तीनों की वैल्यू 5 5 5 आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल करना है। ठीक है, इसकी अपनी यूटिलिटी है। सेट डायमेंशन फंक्शन को मैं दोबारा भी कॉल कर सकता हूं, 10 बार कॉल कर सकता हूं। जब भी मुझे वैल्यू चेंज करनी होगी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की, तो मैं सेट डायमेंशन फंक्शन को कॉल करूंगा, बिल्कुल सही। लेकिन सोचो, सेट डायमेंशन फंक्शन कॉल करने के जस्ट पहले, यानी लाइन नंबर 5 और 6 के बीच में, ये वो समय है जब हमने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। आ रही बात समझ में? यानी ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट में पहले तो 0 0 0 ही आया है। जब तक हम सेट डायमेंशन को कॉल नहीं कर रहे तब तक उसमें 0 0 0 ही रहने वाला है। पर मैं ये चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू हम जो चाहें वो सेट हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इन द क्लास। सबसे पहला तरीका हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इन द क्लास। तो जब हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं ना लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को, उसी वक्त इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहां पे 5 कर दिया, यहां पर भी 5 कर दिया, यहां पर भी 5 कर दिया। अगर मैं ऐसा कर दूं, अभी मैं सेट डायमेंशन को कॉल कर रहा था, इसको हटा देता हूं इस लाइन को, अब मैं सेट डायमेंशन को कॉल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इसको रन करके भी दिखाता हूं। ये मैंने रन किया और आप देखेंगे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों में 5 5 5 है। तो ये तरीका तो ठीक है, सही है तरीका, पर इस तरीके की अपनी एक लिमिटेशन है।
लिमिटेशन ये है कि जब भी बॉक्स क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे वो ऑलवेज लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू 5 ही रखेगा। हर ऑब्जेक्ट, बॉक्स क्लास का हर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फिक्स हो गया ना, लेंथ की वैल्यू 5, ब्रेड्थ की वैल्यू 5, हाइट की वैल्यू 5। अगर तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त तुम ये बता सको कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू क्या रखनी है और हर ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त तुम कुछ अलग वैल्यू दे सको, तो वो तरीका अलग तरीके से होने वाला है। हम इस तरीके से तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से तो जो कांस्टेंट आपने असाइन कर दिया बस वो फिक्स हो गया, ठीक है ना। हाँ ऑफ कोर्स आप वैल्यू को तो चेंज कर सकते हो बाद में, लेकिन इनिशियली हर ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट में 5 आ रहा है। तो मेरे पास दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, हम यहां कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। चलिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर बना रहे मतलब बॉक्स, और ये बॉक्स क्लास का कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसके अंदर लिख सकता हूं लेंथ असाइन 5, ठीक है। मतलब मैं डिक्लेयर करते वक्त ना लिखूं, डिक्लेयर करते वक्त लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख रहा हूं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख रहा हूं ब्रेड्थ असाइन 5, हाइट असाइन 5, ठीक है। हम जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और यही बात पे विश्वास करते हुए हमने इसको रन किया। आप देखेंगे कि यस अभी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू 555 हो रही है, विच मींस ऑब्जेक्ट जैसी बनाया होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू 555 हो गई होगी। तो ये भी तरीका है, लेकिन इसमें भी तो वही हो रहा है ना कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों की वैल्यू 555 ही रहेगी। हर ऑब्जेक्ट जो बनाओगे बॉक्स क्लास का उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू 555 ही रहेगी। मैं वैरायटी चाहता हूं, वेरिएशन चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं 3 वेरिएबल्स बना लेता हूं, और यहां पर 555 लिखने की बजाय L B H, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं। लेकिन अब इसमें क्या लिमिटेशन है, इसमें ये होगा कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे वरना एरर आएगी। देखो यहां पे रेड मार्क बना हुआ है लाइन नंबर 5 में, क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपने आर्गुमेंट पास नहीं करे। और यहां पर भी सेम रूल है, अगर आपने क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर अपनी तरफ से जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता था वो अब नहीं बनाएगा। यानी आपने कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में ना बनाया हो तो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाता है। यहां पर आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो कंपाइलर कोई कंस्ट्रक्टर क्लास के लिए इंप्लिसिटली नहीं बना रहा है। तो फिर ऐसे में अब जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको आर्ग्यूमेंट सप्लाई करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर बॉक्स क्लास में मौजूद है वो 3 आर्ग्यूमेंट लेगा ही लेगा। तो अभी एरर है क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट आपने पास नहीं करे हैं लाइन नंबर 5 में ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। पर अगर आप यहां पर लिखते हो 6,6,6, तो ये क्या हो गया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों की वैल्यू 666 कर देगा। रन करके देखते हैं। ये मैंने रन किया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों की वैल्यू 666 हो गई, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकूं बिना कोई आर्ग्यूमेंट पास करे, तो ये जरूरी है कि आप इसमें एक और कंस्ट्रक्टर बनाएं, और वो कंस्ट्रक्टर होगा बिना आर्ग्यूमेंट वाला। इसमें भले ही आप कोडिंग के नाम पर कुछ भी ना लिखें, करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया आपने, कर सकते हो ऐसा, पर कम से कम ये तो होगा इससे कि ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। बॉक्स B2 असाइन न्यू बॉक्स बिना आर्ग्यूमेंट पास किए भी, क्योंकि इस सिचुएशन में अब हमारे पास क्या, देखो 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं क्लास में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रखी है, एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला एक आर्ग्यूमेंट वाला। तो आप 2 वैरायटी से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त या तो 3 आर्गुमेंट पास करेंगे या कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। मैं यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कराना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा b2 डॉट शो डायमेंशन। अब आप इसको रन करके देखें। ये मैंने रन किया। आप देखेंगे सबसे पहले b1 के लिए वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 666 प्रिंट हो रहा है। लेकिन b2 के लिए जब प्रिंट कर रहे हैं तो वो 000 ही है। ठीक है ना? तो अभी आपको क्लियर हो गए हैं 2 तरीके कि कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल को। लेकिन तीसरा तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इंस्टेंस मेथड के द्वारा। क्योंकि जो हमने नीचे फंक्शन बनाया ना, सेट डायमेंशंस, ये इंस्टेंस मेथड है। इसके द्वारा भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। और ठीक है, ये बना लिया हमने, समझ भी लिया। इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, और इसको कितनी भी बार कॉल कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार चलता है। चौथा तरीका भी है, और वही आज का टॉपिक है, इनिशियलाइजर, या जिसको हम इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बोलते हैं, उसके द्वारा भी। अब ये इनिशियलाइजर या इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाने वाला हूं। क्या होता है इनिशियलाइजेशन ब्लॉक? अ ब्लॉक विदाउट नेम इन द क्लास इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। मतलब यूं ही आप एक ब्लॉक बना दीजिए क्लास के अंदर, जैसे कहीं पे भी क्लास के अंदर कहीं पर भी बना दीजिए। जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, जैसे जहां आप फंक्शन बनाते हो ना, वहां पे आपने ब्लॉक बना दिया। पर आपने देखा मैंने ब्लॉक बनाया, ब्लॉक के अंदर कोड कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लॉक के ऊपर नाम कुछ भी नहीं लिखा, सिंपली एक ब्लॉक बनाया कर्ली ब्रैकेट से। नॉर्मली आप फंक्शन बनाते हो तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, ये ब्लॉक बिना नाम का है। इसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक या इनिशियलाइजर। और इसका काम आइडियली होता है इंस्टेंस मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। तो वो कैसे होगा? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं लेंथ, और लेंथ की वैल्यू मैंने कुछ सेट कर दी है, लेट्स से 10। ब्रेड्थ, इसकी वैल्यू मैंने कर दी है 20। हाइट, इसकी वैल्यू मैंने कर दी है 5। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने एक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना दिया है। अभी क्या होने वाला है, अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब क्या होगा? सोचिए, मैंने b1 b2 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। अब इस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक से क्या फर्क पड़ गया, चलिए रन करके देखते हैं। आप नोटिस करिए कि b1 में तो 666 गया है, लेकिन लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की वैल्यू अब 0 नहीं है, बल्कि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में जो वैल्यूज लिखी हैं वो हो गई है। कुछ समझ में आया आपको? इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में जो वैल्यूज असाइन करी थी वो b2 पे तो आ रही है, पर b1 पे क्यों नहीं आ रही है, बता सकते हैं कोई? तो उसका कारण ये है कि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कब चलता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कब चलता है। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पर हमने ये कहा, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर चलेगा। बिल्कुल सही बात है। और आज मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलेगा। तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक भी चलेगा और कंस्ट्रक्टर भी चलेगा? ओके, इसका आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है। एक्चुअल में इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्लास के अंदर एक अलग ब्लॉक दिखाई देता है और कंस्ट्रक्टर अलग दिखाई देता है ना? ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कंस्ट्रक्टर बनाया, इनकी कोडिंग अलग दिख रही है, इनका ब्लॉक अलग दिख रहा है, और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक अलग दिख रहा है। लेकिन होता यह कि कंपाइलर इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के कोड को कंस्ट्रक्टर के अंदर शुरुआत में प्लेस कर देता है।
ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए नई बात हो। कितने कंस्ट्रक्टर बनाए मैंने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए। दोनों कंस्ट्रक्टर में सबसे शुरुआत की कोडिंग में, क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों कंस्ट्रक्टर, या आप क्लास में कितने भी कंस्ट्रक्टर बनाते, सभी कंस्ट्रक्टर में शुरुआत में इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का कोड आ जाएगा। कंपाइलर ऐसा करेगा। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में जो भी तुम कोड लिख रहे हो उसको उठा रहा है और उसको हर कंस्ट्रक्टर के अंदर शुरुआत में लिख दे रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर मैं ये कहूं कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक अलग से तो अब कुछ बचा ही नहीं ना, वो तो कंस्ट्रक्टर का ही पार्ट हो गया ना। तो ऑब्जेक्ट जैसी बनाओगे कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले जो कोडिंग लिखी होगी वो पहले चलेगी। और मैंने क्या बोला, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की कोडिंग कंस्ट्रक्टर में शुरुआत में आ जाएगी। अब देखो, मैंने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए। पहला जो कंस्ट्रक्टर बना है वो बिना आर्ग्यूमेंट वाला है और उसमें कुछ कोडिंग भी नहीं लिखी है, तो उसमें कोडिंग नहीं है, लेकिन इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की कोडिंग उसमें आ जाएगी। तो बस सोचो, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की जो कोडिंग है वही बस इस कंस्ट्रक्टर में है। और ये कंस्ट्रक्टर तब चल रहा है जब B2 ऑब्जेक्ट बन रहा था, है ना। तो B2 ऑब्जेक्ट जब बना और ये वाला कंस्ट्रक्टर चला, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का कोड है, जिस वजह से लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू 10, 20 और 5 आ गई होगी, इसलिए B2 में ये वैल्यूज आ रही है। बट व्हाट अबाउट B1? B1 जैसे ही बना, हमने 3 आर्ग्यूमेंट 6, 6, 6 पास किए हैं, और ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर उसके लिए चल रहा है। पर दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में LBH में क्या रिसीव हुआ है, 10, 6, 6, 6। हमें दिख रहा है दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में कि पहली लाइन ये लिखी है ना, लेंथ असाइन L, बट एक्चुअल में ये पहली लाइन नहीं है, क्योंकि कंपाइलर ने इस कंस्ट्रक्टर में भी शुरुआत में इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का कोड लिख दिया है। तो हर कंस्ट्रक्टर में लिखा है, तो यहां पर भी जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो शुरुआत में इनिशियलाइजेशन ब्लॉक वाला ही कोड चलेगा। तो B1 के लेंथ ब्रेड्थ हाइट में 10, 20 और 5 ही जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद ये लाइंस भी तो चलेंगी जो हमने इस कंस्ट्रक्टर में लिख रखी हैं। समझ रहे हो? इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लेंथ असाइन L भी तो लिखा है, पर लेंथ असाइन L बाद में चल रहा है ना, पहले लेंथ असाइन 10 चला होगा। इसीलिए जो बाद वाला है वो इफेक्टिव होगा। इसीलिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू प्रिंट कराने पे 666 प्रिंट हो रही है। 2 बार असाइनमेंट हो गया ना, ओवरराइट हो गया। यस, ओवरराइट हो गया। ठीक है, तो पहले 10 गया होगा लेंथ में, पर वो ओवरराइट हो गया 6 से। ब्रेड्थ में गया होगा 20, लेकिन फिर वो ओवरराइट हो गया होगा 6 से। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, आप एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं। आप क्लास के अंदर एक ही ब्लॉक बनाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप कई सारे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्लास में बनाए, तो कंपाइलर सबसे पहले तो सारे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स को कंबाइन कर देगा और उन सब को मिलाकर जो कोड बना वो कोड हर कंस्ट्रक्टर में रख देगा। आप सोचो, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है, उनका जो कॉमन कोड है जो शुरुआत में चलना है, उसको तुम इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में लिख रहे हो। गॉट इट? तो अब जितने भी इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स हैं, अब क्लास में मान लीजिए 3 मैंने इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना दिए, तीनों में कुछ 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 कोड लिखा हुआ है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाए होंगे क्लास में, वो उसी सीक्वेंस में कंबाइन होंगे। उनका कोड एक ही उसी सीक्वेंस में कंबाइन होगा, और फिर वो कंबाइन होने के बाद वो कोड हर एक कंस्ट्रक्टर के शुरुआत में आ जाएगा। ठीक, ये कंपाइलर करता है। आई होप इनिशियलाइजेशन ब्लॉक 100% आपको क्लियर हो चुका है। यस और नो?
So as the code of initialization block goes inside constructors, it is always executed whenever an instance is created, and it runs each time when an object of the class is created. ठीक, अभी कंस्ट्रक्टर के साथ क्या होता है, आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करी है, ठीक है, तो आपने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाए। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ऑब्जेक्ट कैसा बनाया है उस पर डिपेंड करेगा ना। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई आर्गुमेंट पास किया है कि नहीं किया, उस पर डिपेंड करेगा ना। तुम ऑब्जेक्ट कई वैरायटी से बना रहे हो, तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो, तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसमें 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर चॉइस है। तो ऑब्जेक्ट तुम बनाते वक्त क्या पास कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट लिए कोई एक ही चल रहा है, लेकिन इनिशियलाइजेशन ब्लॉक सभी तरह से ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा। चाहे तुम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो, चाहे तुम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक तो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए चलेगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में यूजुअली हमको क्या करना होता है, हमें इंस्टेंस मेंबर को इनिशियलाइज करना होता है। Initialization block is used to initialize the common part of various constructor of a class. मतलब अलग अलग कंस्ट्रक्टर का जो कॉमन पोर्शन है वो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में लिख दो, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे सभी कंस्ट्रक्टर में प्लेस कर देगा। एनी डाउट, अच्छे समझ में आया? ये कोड भी समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे मैंने ये एक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाया, ऐसे मैं कई सारे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बना सकता हूं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है स्टैटिक ब्लॉक। जैसे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होता है वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक भी होता है। A block in the class with no name but qualified with static keyword is known as static block. देखो, हो सकता है तुम्हारे इस बॉक्स क्लास के अंदर कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स भी हों। जैसे मैं बना देता हूं, मैंने लिखा प्राइवेट इंट स्टैटिक इंट बॉक्स काउंट, ठीक है। बॉक्स काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? बॉक्स काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू वैसे 0 ही रहेगी, ओके। ओके, अब इस एग्जांपल में तो बॉक्स काउंट की वैल्यू 0 ही रहनी चाहिए और बाय डिफॉल्ट वो 0 ही रहेगा, तो मुझे उसको चेंज करने की ऐसा जरूरत नहीं है अभी। चलो ठीक है, अभी सोचो मुझे काउंटिंग 1 से स्टार्ट नहीं करनी है, मेरे को किसी और नंबर से स्टार्ट करनी है फॉर सम हाइपोथेटिकल रीजन, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए मैं बनाऊंगा स्टैटिक ब्लॉक। देखो स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनाते हैं, जैसे आप करली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाते हो तो ये तो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अगर मैं इसको बनाते वक्त स्टैटिक कीवर्ड लिख दूं तो ये स्टैटिक ब्लॉक कहलाता है। सिंपल है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अंतर ये है कि ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जो है ये इंस्टेंस मेंबर है क्योंकि इसका कोड कंस्ट्रक्टर में जाने वाला है, पर स्टैटिक ब्लॉक जो है वो इंस्टेंस मेंबर नहीं है। स्टैटिक ब्लॉक तो पूरी क्लास के लिए है। ओके, पता नहीं क्या हुआ था कि एकदम से ड्रॉप हो गया था।
एनीवेज अभी आपको ओके स्क्रीन दिख रही है? कुछ नेटवर्क का ग्लिच रहा होगा। ठीक है। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना होता है। यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लिखा है। तो ये क्लास मेंबर, स्टैटिक मतलब क्या हो गया? क्लास मेंबर हो गया। और बिना स्टैटिक लगाए अगर मैं ब्लॉक बना रहा हूं तो वो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है, जो इंस्टेंस मेंबर है जिसका कोड कंस्ट्रक्टर में जाता है। तो ये इंस्टेंस स्पेसिफिक काम करता है। और स्टैटिक ब्लॉक जो है वो स्टैटिक मेंबर्स के लिए काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं बॉक्स काउंट वेरिएबल को, और 0 से ना करके मैं इसको 1 से इनिशियलाइज या 10 से इनिशियलाइज करना चाह रहा हूं फॉर सम रीजन, तो मैंने लिख दिया 10। अब ये चीज जो है ना, ये चीज स्टैटिक मेंबर्स के लिए, तुम इसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट को एक्सेस नहीं करोगे, क्योंकि ये कोड कंस्ट्रक्टर में नहीं जाएगा। तो फिर ये कोड चलेगा कब? है ना? अभी अभी दिख रहा है अभिषेक? अभी सब लोगों को दिख रहा है ना? प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म। तो यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि ये स्टैटिक ब्लॉक जो है ना, इसका कोड कंस्ट्रक्टर में तो जाएगा नहीं। तो फिर ये कब चलेगा? तो स्टैटिक ब्लॉक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते। स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोड होने पर चलता है। तो जब भी आपका प्रोग्राम आप रन करते हो, सबसे पहले क्लासेस लोड होती हैं, और जब क्लास लोड होती हैं तो उस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक चल जाता है। जैसे आप इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एक से ज्यादा लिख सकते हो, स्टैटिक ब्लॉक भी आप एक से ज्यादा लिख सकते हो। कंपाइलर उन सभी स्टैटिक ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्टैटिक ब्लॉक बना देगा, और इसके अंदर लिखे कोड को तब रन करेगा जब आपकी क्लास लोड होगी। ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट बनने के भी पहले, इनफैक्ट शायद मेन फंक्शन कॉल होने के भी पहले। ठीक है? ओके। जैसे हम इस बात को प्रूव करना चाहते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, इसमें लिख देते हैं इन स्टैटिक ब्लॉक। ये प्रिंट हुआ, इसका मतलब स्टैटिक ब्लॉक चला है। और अब मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन के अंदर भी मैं कुछ लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन मेन फंक्शन। अब देखो, प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है, तो फिर मेन फंक्शन की लाइंस पहले चलनी चाहिए, राइट? तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यस, मेन फंक्शन पहले कॉल हुआ, तो मेन फंक्शन पहले चला। उसके बाद हम देख रहे हैं इन स्टैटिक ब्लॉक चल रहा है। तो बॉक्स क्लास जब लोड हुई होगी, है ना, जब बॉक्स क्लास लोड हुई होगी, तब बॉक्स क्लास का स्टैटिक ब्लॉक चला होगा। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि मैं जो बॉक्स क्लास की कोडिंग है ये हेलो वर्ल्ड से पहले कर दूं? मान लीजिए ये पूरा का पूरा कोड यहां से हटाकर मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है? हेलो वर्ल्ड नीचे कर दिया, बॉक्स क्लास ऊपर कर दी। क्या मैं इसको रन करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है।
ठीक, तो बेसिकली बॉक्स क्लास कब लोड हुई है? मेन फंक्शन के कॉल होने के बाद। ठीक है, इंटरनली कौन सी क्लास कब लोड होगी ये हम डिसाइड नहीं करते। ठीक है, क्लास लोडर एक अलग प्रोग्राम है जो जब यूजेज देखेगा क्लास का तो उसको लोड करेगा। क्लास को लोड अनलोड करने का काम क्लास लोडर करता है और ये सब जेवीएम के अंदर होता है। ठीक है, मेन क्लास, हाँ मेन क्लास पहले चल रही है, मेन फंक्शन पहले चल रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद लेकिन स्टैटिक ब्लॉक कब चलेगा ये हम डिसाइड नहीं करते, ये तो जब क्लास लोड होगी तो ये चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, so you can define multiple static blocks in the class. Compiler combines them to one block. Static block is used to initialize static variables or to perform class specific job. ठीक, तो इसके अंदर हम या तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे होंगे या कोई भी ऐसा काम जो क्लास लोड होने पर ही आप करवा देना चाह रहे हो, और डेफिनेटली ये काम ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होगा, तो ऐसा कोई काम आप स्टैटिक ब्लॉक में लिख सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफाइड वे टू कॉल स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। ठीक है, जैसे हम इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के बारे में बहुत श्योर हैं कि जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो चलेगा, पर ऐसा स्टैटिक ब्लॉक के साथ नहीं है। इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। जब भी क्लास मेमोरी में लोड होगी तब ये अपने आप चल जाएगा, और ये एक ही बार चलता है। स्टैटिक ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स नहीं चलते। जैसे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक हर बार जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो चलेगा, पर स्टैटिक ब्लॉक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता। ऑब्जेक्ट बनाओ नहीं बनाओ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, वो तो क्लास एक ही बार मेमोरी में लोड होगी और तभी स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। तो पूरे प्रोग्राम की लाइफ टाइम में वो क्लास क्योंकि एक ही बार लोड होती है, ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक भी एक ही बार चलेगा। तो स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज फर्स्ट लोडेड इन द मेमोरी। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक। समझ में आया अच्छे से? एनी डाउट? अच्छा, अब इसके अलावा आप लोगों का कुछ असाइनमेंट वर्क भी था। कहां तक असाइनमेंट कर लिया आप लोगों ने? असाइनमेंट नंबर 8 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, असाइनमेंट 9 हमने डिस्कस नहीं करा था। तो ये वाला बन गया आप लोगों से? ठीक है, असाइनमेंट 9 हम लोग कर लेते हैं अभी। तो यहां पर मुझे एक फाइल और बनानी पड़ेगी। A9, मुझे फाइल बनानी थी A9.java। ठीक है, ठीक है। अभिषेक पाटिल, आप लिख दीजिए पहले डाउट को। असाइनमेंट 9 रैपर क्लास के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले इसमें लिखा है डिफाइन अ क्लास सर्कल विथ मेंबर वेरिएबल रेडियस। ओके, इस तरीके से हम लोग बना रहे थे। ठीक है,
कॉपी कर लेता हूँ। इसको A9 कर दो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया A9। अब इसमें ड्राइवर फंक्शन मैंने बनाया है और अब मुझे बनानी है क्लास सर्कल। यस अभिषेक, पूरे प्रोजेक्ट में मेन क्लास तो एक ही बनाओगे ना, जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए। बनाने को आप कितनी भी बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मेन क्लास कोई एक ही रहनी चाहिए। आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें बताना पड़ेगा मेन क्लास कौन सी, कहाँ से स्टार्ट होना। सो डिफाइन अ क्लास सर्कल विथ मेंबर वेरिएबल रेडियस। एक रेडियस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्राइवेट इंट या फ्लोट, कुछ भी ले लो, मैंने डबल ले लिया, डबल टाइप का रेडियस। क्यों, सर्कल नाम की और भी क्लास है क्या? डुप्लीकेट क्लास फाउंड। अच्छा, सर्कल नाम की ऑलरेडी क्लास हम बना चुके हैं पहले, इसलिए वो मना कर रहा है। या तो आप पैकेज दूसरा कर लो, है ना, तो प्रॉब्लम हट जाएगी। अभी के लिए मैं पैकेज नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं सर्कल 1 कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, और क्या करना है इसमें? मेथड्स बनाने, सेट रेडियस, गेट रेडियस। सेट रेडियस, तो सेट रेडियस गेट रेडियस मतलब इस पे राइट क्लिक करके और जनरेट पे चले जाओ, सेटर और गेटर दोनों बना दो। तो ओके, तो सेटर और गेटर बन गए। फिर गेट एरिया, गेट सरकमफ्रेंस, यहाँ पे फंक्शन और बनाओ, गेट एरिया। तो पब्लिक डबल गेट एरिया, ये रिटर्न करेगा 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। सरकमफ्रेंस के लिए भी एक बना लो। अभिषेक पाटिल, कैर के लिए नेक्स्ट मेथड को यूज करना पड़ता है। कैर के लिए अलग से कोई नेक्स्ट मेथड नहीं है। चिरंजीव, एरर नहीं आ रही ना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पब्लिक डबल और गेट सरकमफ्रेंस, रिटर्न 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। और क्या है? यूज रैपर क्लासेस इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव्स। अरे, प्रिमिटिव यूज नहीं करना है, क्या करें फिर? डबल की जगह डबल क्लास, डबल डबल क्लास, फिर रेडियस, लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ी हुआ, इसमें नल रहेगा शुरुआत में, है ना? हाँ, नल नल हो जाएगा इसमें। तो इधर से भी जो रिटर्न टाइप होगा वो डबल कैपिटल डी कर दो। ठीक है, ठीक है, इधर भी हमें कैपिटल डी करना होगा, इधर भी कैपिटल डी कर दो। कि इधर पे भी कैपिटल डी करो। ठीक है, जरा एक बार इसको चला के देखें।
तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं सर्कल 1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। सर्कल 1 C1 असाइन न्यू सर्कल 1, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं लिख रहा हूं C1 डॉट सेट रेडियस। अब इसमें मुझे डबल टाइप का डेटा पास करना है, डबल रैपर क्लास है ना। तो यहां पर मैंने जैसे पास कर दिया 5.6, तो मैंने सीधे 5.6 लिखा है, जो कि प्रिमिटिव टाइप का डेटा हुआ, पर इसको असाइन करवा रहे हैं हम डबल क्लास के ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में। तो देखें ये चलता है कि नहीं चलता है। यहां पर मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहां पे लिख रहा हूं एरिया इक्वल्स टू, और यहां पे कॉल कर लेते हैं C1 डॉट गेट एरिया। इसी तरीके से लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सर्कमफ्रेंस। इसमें कंकाटिनेट कर दिया C1 डॉट गेट सर्कमफ्रेंस। और जैसे आपको रेडियस भी प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेडियस C1 डॉट गेट रेडियस। ठीक, इसको रन करते हैं। पर ये ड्राइवर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना, ये तो हेलो वर्ल्ड से ही कॉल करना पड़ेगा। तो हेलो वर्ल्ड में ये सारा कोड हटा देते हैं। ठीक है, यहां से मैंने लिख दिया A9 का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है। तो हम रैपर क्लासेस को बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप की तरह यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल हो गया हमारा। अब दूसरा सवाल देखो, डिफाइन अ क्लास मार्कशीट विथ प्रॉपर्टीज टू होल्ड मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ओके, तो मार्क्स हम लोग इंटीजर ही ले लें, यूज रैपर क्लासेस इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव्स। ठीक है, तो क्लास मार्कशीट, और इसके अंदर हमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखने हैं। 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। तो पब्लिक इंटीजर, और इंटीजर टाइप के मैं बना लेता हूं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। ये बना लिए मैंने, और इनके लिए सेटर गेटर बनाने हैं। ये बना दिया। ठीक है, सेटर गेटर भी बन गए। और क्या करना है? प्रोवाइड सेटर गेटर यूज रैपर क्लास। ठीक है, हो गया। थर्ड वाले में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोवाइड अ मेथड टू फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। ये कैसे बनाओगे? मतलब मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, यानी किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले, ये है बेसिकली। पांचों में सबसे बड़ा ज्यादा मार्क्स किसके हैं? कैसे बनाओगे? कर लिया ना आप लोगों ने? बताइए।
मतलब किसी ने भी नहीं बनाया है, एक को भी नहीं बन रहा है। हाँ तो बताइए चिरंजीव, कैसे किया, कैसे आपने मैक्सिमम मार्क्स निकाले? ऑब्वियसली अनिल, डेटा तो होगा ही ना, इन सेटर चल चुके होंगे। आप फंक्शन बनाते वक्त ये तो एज्यूम करके ही चलोगे ना कि डेटा आ चुका है उसमें। 5 वेरिएबल्स हैं आपके पास, पांचों में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है आपको। तो पब्लिक, यहां पर मैं बना रहा हूं पब्लिक इंटीजर मैक्स मार्क्स। ठीक है, तो मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं, इंटीजर मैक्स, और उसकी वैल्यू शुरुआत में 0 रख लेता हूं। ठीक है ना, और एक लूप लगाता हूं, और इंट आई, इसकी वैल्यू स्टार्ट करता हूं मैं 1 से, है ना। लेकिन लूप कैसे लगाऊंगा, एरे थोड़ी है, लूप नहीं लगा सकता, लूप नहीं लगा सकता। इफ एल्स ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एरे तो है नहीं, है ना, एक एक कंपेयर करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इफ मैक्स इज लेसर देन फिजिक्स, तो असाइन करो मैक्स में फिजिक्स। ठीक है, और ये चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मुझे इसके बाद वाले को भी चेक करना है। मैक्स अगर छोटा है मैथमेटिक्स से, मैक्स, मैंने मैक्स लिखा हुआ है, यस, मैक्स असाइन मैथमेटिक्स। if max is less than chemistry, max assign chemistry. If max is smaller than Hindi, तो max assign Hindi. If max is lesser than English, then max assign English. एक एरर है इसमें। क्यों एरर है? मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, रिटर्न तो करवाना ही है। क्या रिटर्न करवाना है? रिटर्न करवाना है मैक्स। हो गया? ठीक है चिरंजीव, ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है। चौथा सवाल, फाइंड एवरेज मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स होना चाहिए था। ठीक है चलो, एवरेज मार्क्स पब्लिक इंटीजर
अच्छा, एवरेज मार्क्स तो फ्लोट भी हो सकता है ना। एवरेज मार्क्स तो फ्लोट भी हो सकता है। उस हिसाब से तो सारे फ्लोट लेना चाहिए फिर अपने को। चलो ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर फ्लोट या डबल कुछ ले लेता हूँ, डबल ले लेता हूँ। ठीक है, डबल एंड एवरेज। ठीक है, तो डबल अब मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा। फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको डिवाइड किससे करना है? एवरेज निकालना है ना, 5 सब्जेक्ट है तो 5.0 से डिवाइड कर दो। जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, नहीं पहले एवीजी में असाइन कर दो। तो ये पहली लाइन में ही कर सकते हैं, यहीं पे हो जाएगा। और फिर एवीजी की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न एवीजी हो गया। ओके, लास्ट वाला क्या है, हमें बताना है प्रोवाइड अ मेथड टू फाइंड रिजल्ट एज पास और फेल। पासिंग मार्क्स इज टेकन एज आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ठीक है, तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक अच्छा ये पास और फेल ही बताना है अपने को सिर्फ। तो यहाँ बुलियन ले लेते हैं, इज पास, और पासिंग मार्क्स हो गए इंटीजर पासिंग मार्क्स। इस तरह से बन जाएगा फंक्शन। इसमें हम एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट, जिसकी वैल्यू शुरुआत में हमने रख ली है फॉल्स। लास्ट में हम यही रिटर्न करने वाले हैं। फॉल्स या ट्रू कुछ भी रख लो, मतलब ट्रू भी रख सकते हो, आपकी चॉइस। तो यहाँ पे हमें चेक करना ही पड़ेगा। इफ फिजिक्स फिजिक्स में जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स से कम आए, तो फिर रिजल्ट को कर दो फॉल्स। देखो बस सब्जेक्ट के नाम चेंज करने हैं और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, हाँ आप ऐसे और या एंड का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं एक्सप्रेशन,
और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कोई एक इफ कंडीशन भी ट्रू हो गई तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट ट्रू रहेगा, है ना। ठीक है, बस हो गया ये। तो असाइनमेंट 9 कंप्लीट। आई होप आप इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। असाइनमेंट 10 देख लें। असाइनमेंट 10। एक और जावा क्लास बना रहे हैं, A10। ठीक है, असाइनमेंट 10 क्या है। असाइनमेंट 10 में सबसे पहला सवाल, राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। अच्छा, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पर बेस्ड है। ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पर बेस्ड है। तो राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, नंबर्स आर प्रोवाइडेड थ्रू कमांड लाइन। कैसे बनाओगे? हम्म, अब ये तो मेन फंक्शन से ही आएंगे ना, लेकिन हाँ, इसमें मेन फंक्शन ही चाहिए ना, क्योंकि मेन फंक्शन ही तो आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट हम इधर सप्लाई करा देंगे। तो जावा प्रोग्राम में एक काम करता हूँ, अलग अलग फंक्शंस बना लेता हूँ। मुझे ऐड करना है ना दो नंबर्स को। यहाँ पर जब 10th वाला चलेगा, ठीक है, तो इसमें ARGS पास करना पड़ेगा। अब ARGS पास कर रहे हो तो फिर A10 में तुम्हें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ना। तो पब्लिक A10, और ये कंस्ट्रक्टर लेगा स्ट्रिंग ARGS। अभी ठीक है ना। तो वो जो मेन फंक्शन से आ रहा होगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक। और ऑब्जेक्ट और ड्राइवर को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और जनरलाइज बन जाए कोड। ये ARGS में आर्ग्यूमेंट्स तो आ गए, पर अलग बनाना ही पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है। चलो ठीक है, अब एडिशन का कोड बना रहा हूँ मैं। तो एडिशन का कोड असल में मैं चाह रहा हूँ कि फाइल भी आपको शेयर करूंगा ना, तो एक ही में कोड बन जाए इसलिए। चलो कमेंट कर करके करेंगे।
ये यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, दो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। हमें दो नंबर्स को ऐड करना है ना, तो हमने यहाँ पर बना लिया एक वेरिएबल a, और यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट को कॉल करना पड़ेगा, और args 0 इसमें लिखना पड़ेगा, और इंट b इसमें लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे लिखेंगे args 1। तो दोनों जो आर्ग्यूमेंट है शुरुआत के वो हमने ले लिए, और सी वेरिएबल में ए और बी का सम कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज, और इसमें कंकाटिनेट कर देंगे सी की वैल्यू। क्लियर हुआ क्या? ओके। अगला सवाल है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड एन नंबर्स। नंबर्स आर प्रोवाइडेड थ्रू कमांड लाइन। अब अभी पहले दो नंबर्स थे, अब कितने भी नंबर हो सकते हैं, एन नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे किया जाए? तो इसको मैं कर देता हूं कमेंट। ठीक है, सेम चीज को करूंगा कॉपी, और इधर कर दूंगा पेस्ट। तो ये दो दो बार आने के कारण एरर देगा, तो इसको करता हूं कमेंट। ये यहां से यहां तक कमेंट हो गया। ठीक। अरे ये अकेला यहाँ पे क्यों लगा है? ठीक। तो इससे क्या होगा ना कि आपको पता चल गया कि क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी कमेंट करके रखा हुआ, जिसको भी आप चलाना चाह रहे हो उसको डिकमेंट करके, अनकमेंट करके आप कर सकते हो यूज। अब यहाँ पे दूसरा वाला बता रहा हूँ। दूसरे वाले में हमसे बोला जा रहा है कि एन नंबर्स को ऐड करना है, तो हमें फिर लूप लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं सम, जिसमें कि हम सम रखेंगे। शुरुआत में इसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं। अब एक फॉर लूप चलाते हैं, और ये चलेगा आई की वैल्यू 0 से लेकर args डॉट लेंथ। आई की वैल्यू जब तक args लेंथ से छोटी है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, ऐड करते चलना है। तो सम के अंदर असाइन करेंगे सम प्लस इंटीजर डॉट पारसेंट args आई। फाइनली सम के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और यहां पर हम प्रिंट करा देंगे। क्लियर हुआ? कुछ ऐसा ही बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है। तीसरा है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द स्ट्रिंग सप्लाइड थ्रू कमांड लाइन। सिर्फ प्रिंट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंट ऑल द स्ट्रिंग्स। सेम यही रहने वाला है, बस यहां पर मेरे को प्रिंट कराना है, और यहां पे मुझे पार्स नहीं कराना है। ठीक है ना, तो यहां पे सिंपली लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर एक एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराता जा रहा हूं। बस हो गया। चौथा सवाल है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम निकालते बन गया आप लोगों को?
क्वेश्चन नंबर 4, 2 नंबर का एलसीएम निकालना है आपको। तो 2 नंबर्स तो आप इसी तरीके से ले लीजिए जैसे यहां लिए थे। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं एल, एक फॉर लूप लगाता हूं जिसमें एल की वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं जो ए और बी में बड़ा है, और इस लूप को चलाता हूं तब तक जब तक वो ए मल्टीप्लाई बाई बी से छोटा या बराबर है। और एल प्लस प्लस देखूंगा यदि एल को डिवाइड कर रहे हैं ए से तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, एंड एल डिवाइडेड बाय बी करने पर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यस, यही एलसीएम है। तो सिस्टम या तो ब्रेक कर दो, बाहर आके प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलसीएम इज, और कंकैटिनेट कर दीजिए एल की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, write a Java program to check whether a given number is prime number or not। ठीक है, हमें चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, तो बस पहला आर्ग्यूमेंट ही लेना है, ए में आएगी वैल्यू और हमें बताना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमें एक वेरिएबल और लेना है, लेट्स से आई, और फॉर लूप लगाते हैं। आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं और हम चेक करते हैं आई की वैल्यू लेस देन ए तक आई प्लस प्लस। सभी को लॉजिक मालूम है ना कि प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हमें डिवाइड करके देखना है। ए अगर डिवाइड हो रहा है आई से तो बस ब्रेक लगा लो, बाहर आ जाओ। बाहर आओगे तो ये चेक कर लो कि आई की वैल्यू कितनी है। आई की वैल्यू अगर अगर ए के बराबर हो चुकी है, दैट मीन्स कि लूप पूरा चला है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है, तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइम। एल्स नॉट प्राइम। नॉट प्राइम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6 में क्या है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फिल्टर एंड प्रिंट नंबर्स विच आर प्राइम। नंबर्स आर प्रोवाइडेड थ्रू कमांड लाइन, मतलब कमांड लाइन के थ्रू कई सारे नंबर्स आ रहे हैं और उसमें से आपको फिल्टर करना है और वही वही नंबर प्रिंट कराने हैं जो उसमें से प्राइम नंबर थे। ठीक है, यूजर मान लीजिए 10 नंबर एंटर कर देता है तो उसमें से जितने नंबर प्राइम है बस वही प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो प्राइम वाला लॉजिक तो यूज करना ही पड़ेगा। इसको कर देता हूं कमेंट। ये 6th। तो मुझे लगाना पड़ेगा सबसे पहले लूप फॉर अब ये कितनी बार चलेगा, तो जितने की मान लो यहां पर वेरिएबल ले लेता हूं n, जिसकी वैल्यू स्टार्ट कर देता हूं 0 से। वैसे ये हमारा
जे ले लेता हूँ, जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ और जे लेस देन ARGS डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, इसकी बॉडी स्टार्ट कर दी। अब इसके अंदर मुझे क्या देखना है, ARGS जे एक नंबर है, तो सेम ये वाला कोड लिखता हूं। अब ऊपर मैं बना लेता हूं ए नाम का वेरिएबल। ठीक, और ये जो लाइन है ना, इसको यहां से हटा देता हूं, इसके अंदर लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं जे। ठीक, इसके बाद मैं एक आई वेरिएबल लेके चलता हूं। ठीक है, ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है फिर ये वाला कोड चलना है, तो मुझे सिर्फ प्राइम है तो प्रिंट कराना है। एल्स वाले पार्ट की तो जरूरत ही नहीं है, और नंबर प्रिंट कराना है बेसिकली। तो यहां पर मैंने लिख दिया ए, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यस, आई थिंक हो गया। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सेवेंथ क्वेश्चन है, जो भी नंबर आया उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक वेरिएबल f है जिसकी इनिशियली वैल्यू 1 है, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा while a is not equal to 0, और f के अंदर असाइन करूंगा f मल्टीप्लाई बाय a, जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है, और a की वैल्यू लगातार डिक्रीज करता जाऊंगा। एट लास्ट मुझे प्रिंट करना है फैक्टोरियल इज, और f की वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर। एट्थ क्वेश्चन, राइट अ जावा प्रोग्राम to calculate sum of digits of a given number. Numbers are provided through command line. Print all the numbers and sum of its digits. क्या मतलब हुआ? हमें sum of digits मतलब कई सारे नंबर्स हैं, हर एक नंबर की डिजिट्स का सम करना है। तो हमें सारे नंबर्स भी प्रिंट करने हैं और उनकी डिजिट्स का सम भी प्रिंट करना है। समझे बात को? मल्टीपल नंबर्स एंटर हुए हैं। ठीक है, इसको कमेंट बनाया, ये हो गया 8th। ओके, सबसे पहले मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए। ठीक है, वो नंबर ए में आते जा रहे हैं, एक एक नंबर मेरा ए में आ गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसकी सम ऑफ डिजिट्स निकालना है।
सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए मुझे वेरिएबल्स चाहिए, है ना। ये हटा दो। ये तो एक वेरिएबल बनाता हूं बी। बी के अंदर ए की वैल्यू रखता हूं ताकि ताकि कोई चेंजेस ना हो। अच्छा, लेकिन कॉपी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि बी में भी वही डेटा आ गया जो ए में है। अब जब तक बी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलाएंगे। अब बी के अंदर जो डिजिट है रिमाइंडर बाय 10, ये लास्ट डिजिट मुझे मिल जाएगी। ठीक है। और मैं एक वेरिएबल और लेता हूं जिसमें सम करना है मुझे, एस। ठीक है। और एस की वैल्यू 0 रहनी चाहिए शुरुआत में, और एस के अंदर असाइन करता जा रहा हूं सम करके। तो यहाँ डिजिट भी कम होती जानी चाहिए, तो डिजिट भी कम होती जा रही है। तो ये लूप चलेगा चलेगा चलेगा, एक एक डिजिट कम होती जाएगी और रिमाइंडर में लेता जाऊंगा, एस में ऐड अप होता जाएगा। ठीक है, बस हो गया, सम आ चुका है। तो मैंने नंबर प्रिंट कराया सबसे पहले तो ए की वैल्यू, और सम ऑफ डिजिट्स इसके अंदर प्रिंट करा देता हूं। तो वो है एस, और सॉरी, कंकैटिनेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें डिजिट्स आ जाएगी मेरे ख्याल से, सही है। हाँ सही है, एस हर बार इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू भी ए से इनिशियलाइज हो जाएगी, बिल्कुल सही है, प्रिंट होता जाएगा। नाइन्थ वाला देख लेते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम टू, 2 बार प्रिंट हो गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल द नंबर्स। सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, नाइन्थ वाला है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जितने भी नंबर्स यूजर एंटर कर रहा है उसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये लूप चल रहा है, एक एक नंबर आता जाएगा ए में, और ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है तो एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लो। हाँ, ए भी तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि, और मैक्स में शुरुआत में क्या रखोगे, लेकिन शुरुआत में रख लो पहला वाला नंबर शुरुआत में रख लो। ठीक है, तो जैसे मैंने मैक्स के अंदर पहले ही असाइन कर दिया, इंटीजर डॉट पारसेंट और ARGS 1, है ना। कम से कम एक आर्गुमेंट तो होगा। ARGS 0, सॉरी, पहली वैल्यू मैक्स में चली गई, और उसके बाद से फिर बाकी वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि अगर मैक्स छोटा है ए से तो फिर मैक्स में
एक ही वैल्यू असाइन करो, ठीक है ना। हर एक नंबर के लिए चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। फॉर लूप की बॉडी जब एंड होगी तब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी, क्योंकि लूप एंड हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट, ओके, ग्रेटेस्ट नंबर इज मैक्स, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम जैसा ही हो गया। एलसीएम कौन सा था, चौथा। ये 10th। हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो एचसीएफ के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूं एच, और यहाँ पे एच की वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से, बड़े से बड़े नंबर से चालू करना है ना। तो मतलब ए और बी में जो छोटा है वो एच में जाएगा, और एच ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलेगा, क्योंकि बड़े से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है तो बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब एचसीएफ वो नंबर होता है जो ए को डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। HCF इज एच की वैल्यू, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो एच की वैल्यू 1 तो ऐसी रहेगी रहेगी जो दोनों को डिवाइड करे, और बस हो गया। यस, ऑल डन। दोनों असाइनमेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोनों फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। बिल्कुल अनिल कुमार, अगर सी लैंग्वेज किसी ने अच्छे से पढ़ ली है, एक बार लॉजिक्स पे काम कर लिया है, तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, सी लैंग्वेज में सभी लोगों को बहुत मेहनत करनी ही चाहिए। प्रोग्रामिंग खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही वहीं से स्किल डेवलप होती है। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में तो बस आप सिंटैक्स सीखते हो और वही जो स्किल डेवलप हो चुकी है उसको यूज करते रहते हो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे का देखेंगे। ओके, गुड नाइट।